हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ये है ज्योग्राफी ऑप्शनल, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का जो सेकंड चैप्टर है रिसोर्स, उसी के अंदर का ये टॉपिक है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। तो चलिए इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। Water is a fundamental and cyclic natural resource, vital for life, agriculture, industry, and ecosystem. Despite its global abundance, covering approximately 71% of the Earth's surface, only a small portion, about 3%, constitute fresh water suitable for human use. India, accounting for 2.45% of the world's land area and housing 60% of the global population, has 4% of the world's water resources. Effective management of these resources is critical for sustaining livelihood, food production, and economic growth in a rapidly developing country. In this article, we are going to cover water resource in India. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पानी है वो हमारे जो क्या बोलते हैं जीवन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। भले पानी का जो परसेंटेज है पूरे अर्थ को देखा जाए तो 71% पानी से ही कवर है, लेकिन बहुत ही स्मॉल जो फ्रैक्शन है वो फ्रेश वाटर है जो कि इंसान के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, और उसमें से भी कुछ ही परसेंटेज जो ग्लोबल पॉपुलेशन जो उसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो इसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है इस वाटर रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें इन ए रैपिडली डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, अब देखते हैं वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो जो टोटल एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो हमको मिलता है वो एस्टिमेटेड है लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो जो एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है वो लगभग कितना पानी गिर जाता है, कितना मिलीमीटर तक पानी गिरता है, 1170 मिलीमीटर। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, तो जो पानी वाटर रिसोर्सेज है वो देखा जाए तो सरफेस वाटर रिसोर्स है और ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, दो पार्ट में बटा हुआ है। तो जो सरफेस वाटर रिसोर्स है इंडिया में, ठीक है, उसमें क्या क्या है, इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स है। इंडियाज रिवर्स फेड बाय द मानसून एंड हिमालयन स्नो मेल्ट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री सरफेस वाटर। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल रिवर बेसिन इज एस्टिमेटेड एट 1869 cubic kilometer, yet only approximately 690 cubic kilometer can be effectively harnessed। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग नदियों में इतना पानी बहता है, उसमें से कुछ इतना जो है 37% है वो हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सरफेस वाटर रिसोर्स कौन से वाटर को पूरा इंक्लूड किया है, जैसे नदियों में जो बह रहा है, लेक में है, तालाबों में है, टैंक्स में है, उन सभी को कहा जा रहा है। ठीक है, और इन सभी में पानी कहाँ से आता है, जो बारिश होता है ना मानसून के जरिए, ठीक है, उसका पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। जो हिमालय में जो स्नो है वो मेल्ट हो रहा है, वो सारा यहीं पे इकट्ठा होता है। चैलेंजेस इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन, तो सरफेस वाटर जो है उसको यूटिलाइज करने में क्या क्या जो है चैलेंजेस आते हैं। तो पहला है सीजनल कॉन्सेंट्रेशन। ओवर 90% ऑफ द एनुअल फ्लो ऑफ हिमालयन रिवर ऑकर ड्यूरिंग द 4 मानसून मंथ, लिमिटिंग कैप्चर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी 90% ऑफ जो हिमालयन रिवर जो होता है उसमें से जो 90% जो पानी है ना, वो मानसून के समय में ही आ जाता है। मतलब हिमालयन जो नदी है उसमें जितना भी साल भर पानी बहता है ना, तो जो 4 सीजन है, 4 मानसून जो मंथ होता है उसमें 90% जो पानी है इसी में ही फ्लो हो जाता है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक से मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। हिमालयन नदी में साल भर में जितना भी पानी फ्लो होता है उसमें का 90% पानी सिर्फ इन 4 महीनों में ही, बारिश के मौसम में ही फ्लो हो जाता है। ठीक है, 4 मानसून मंथ में ही। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उन 4 महीनों में ही इतना सारा पानी एक बार में बह गया तो उसको कैप्चर करने का लिमिटिंग पोटेंशियल होता है हमारे पास में। तो एक तरह से सीजनल कॉन्सेंट्रेशन है कि पूरा साल भर नहीं होता, कुछ सीजन का समय रहता है जहाँ जिस टाइम पे बहुत पानी बहता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टोरेज लिमिटेशन कि भाई जो रिजर्वायर है उसके लिए सूटेबल साइट्स नहीं है, डैम्स के लिए सूटेबल साइट्स नहीं है। ठीक है, खासकर जो हिली रीजन है या फ्लड प्रोन रीजन है वहाँ पे। ज्योग्राफिकल कांस्टेंट, सरफेस वाटर इन मैनी रीजन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड with north and northeastern states enjoying abundant flow while western and south region
एक्सपीरियंस डेफिसिट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न और साउथ सदर्न रीजन में जो है पानी का कमी है, और नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत पानी मिल जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड नियरली 5,000 मेजर एंड मीडियम डैम्स, बैरेजेस एंड रिजर्वायर्स टू स्टोर रिवर वाटर, सपोर्ट इरिगेशन, जनरेट हाइड्रो पावर एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। तो इतना लगभग मेजर और मीडियम डैम्स है, बैरेजेस हैं, ठीक है, जिससे जो नदी का पानी है वो सब स्टोर किया जाता है इरिगेशन के लिए, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और जो ग्राउंड वाटर है उसको भी उसी से ही कहीं ना कहीं वो भी ग्राउंड वाटर को भी फिलअप करता है, और इसी पानी से ही जो हाइड्रो पावर है वो जनरेट किया जाता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, द टोटल रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है इंडिया में वो है लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर है ना। विथ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है अप्रॉक्सीमेटली 46% जो है वो टोटल पोटेंशियल ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का ही है, ठीक है। ग्राउंड वाटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर over 50% of irrigated area, supported by about 20 million ट्यूबवेल्स नेशन वाइड। हाई यूटिलाइजेशन, अब ये जो ग्राउंड वाटर है इसका इस्तेमाल जो है कौन कौन से राज्य है जो ज़्यादा करते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है। लो यूटिलाइजेशन जैसे स्टेट है कहाँ पे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, ठीक। ओवर रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर हैज़ लीड टू एक्यूफर डिप्लीशन, मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहेंगे तो जो पानी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। वाटर यूज एंड सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पानी का जो इस्तेमाल है अलग अलग सेक्टर में कितना कितना परसेंटेज होता है, तो जो एग्रीकल्चर है वो डोमिनेट करता है ना, जो कि लगभग 89% ऑफ सरफेस वाटर तो यही ले लेता है, एंड 90 है ना, मतलब सरफेस वाटर का जो 89% है वो एग्रीकल्चर में जाता है। सेम वैसी ग्राउंड वाटर जितना भी है उसका 92% जो है एग्रीकल्चर में चला जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 2% है, ठीक है, सरफेस वाटर, और 5% होता है ग्राउंड वाटर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें 9% ऑफ सरफेस वाटर है। दिस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी टू एंश्योर सस्टेनेबल एलोकेशन एमंग सेक्टर्स। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेशन Many anthropogenic and natural factor have led to water quality deterioration in India, ठीक है। तो कई सारे नेचुरल फैक्टर और इंसानी जो ह्यूमन मेड फैक्टर्स है जो कि पानी के क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, वो क्या क्या है, जैसे वाटर स्कैरसिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन कंटेमिनेटेड रिसोर्सेज, कि भाई अब पानी जो है साफ़ पानी मिल नहीं रहा है, तो ज़्यादातर अब जो आबादी है वो ये जो कंटेमिनेटेड सोर्स है जहाँ से पानी आ रहा है जो ख़राब पानी, उस पर डिपेंड हो गया है। पैथोजेनिक पॉल्यूशन हो रहा है कि भाई बैक्टीरिया, वायरसेस आ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अनट्रीटेड सीवेज और जो सरफेस रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ मतलब वो खेत खलिहानों से जो पानी बह के आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर वाला पानी हो गया है, वो सारा आके यहाँ पे बह रहा है और बैक्टीरिया और वायरसेस को और बढ़ा रहा है पानी में। केमिकल लीचिंग हो रहा है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट जब आ जाता है तो पानी में क्या हो जाता है कि एल्गल ब्लूम हो जाता है। अब एल्गल ब्लूम जब होगा, एल्गी जब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो कमी है वो होने लगेगा, ठीक है। सैलिनिटी एंड एल्कनिटी हो रहा है, भाई अगर ढंग से इरिगेशन जो है नहीं करे, इस्तेमाल नहीं करे, इम्प्रॉपर इरिगेशन करे, ठीक है, या फिर समुद्र का पानी अगर घुस जाए ज़मीन की तरफ, तो जो ज़मीन है वो और ज़मीन में जो पानी है और जो सॉइल है वो सेलाइन हो जाता है, सेलिनिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टॉक्सिक कंटामिनेंट्स जैसे कि हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी, ये सब भी जो है कहीं ना कहीं पानी के जरिए पानी में मिल रहा है। द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति monitors and manages groundwater resource through scientific assessment, exploration, augmentation and regulation. Established in 1970, Central Groundwater Board serves as India's apex agency for groundwater governance, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया है जो कि मॉनिटर और मैनेज करता है ग्राउंड वाटर रिसोर्स को, है ना। वहाँ पे साइंटिफिक असेसमेंट किया जाता है, एक्सप्लोरेशन किया जाता है ना, उसको बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए रेगुलेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, ठीक है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन सोर्सेस, कहाँ से जो है गंदगी जो है आ रहा है पानी को गंदा करने वाला।
तो पहला यही हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज हो गया या इंडस्ट्री से जो गंदा पानी है वो है, ठीक है। तो इसे हम पॉइंट सोर्स कहते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफिएबल है, मतलब ये पता चल रहा है कि अच्छा ये जो डोमेस्टिक सीवेज है यहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब ये इंडस्ट्री से आ रहा है, तो ये पॉइंट सोर्स है। नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कौन से है, मतलब वो सोर्स जिसका पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, स्टॉर्म वाटर हो गया, रूरल वेस्ट हो गया, ओपन डिफिकेशन हो गया, एयर डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो सोर्स हैं, जैसे कि खेत खलिहान से पानी बह के आ गए, जब तूफान आएगा वो गंदा पानी आ गया, ठीक है, जो गाँव का जो गंदा पानी वो आ रहा है, ओपन डिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इन सोर्सेज से जो गंदा चीज़ आ रहा है पानी में, उसे हम नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कह दिए, ठीक है। अदर कंटामिनेंट्स इंक्लूड्स हैवी मेटल्स एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इम्पैक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, मानसून फ्लडिंग फर्दर एक्सकार्बेट्स पॉल्यूशन स्प्रेड्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैवी मेटल्स जो हैं, है ना, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, विच इम्पैक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। मानसून जो है वो भी एक तरह से फ्लड के दौरान, मतलब मानसून के दौरान जो फ्लड आ जाता है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है उसको स्प्रेड कर रहा है। ग्लोबल वाटर स्कैरसिटी अराइजेस व्हेन फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज इनसफिशिएंट टू मीट डिमांड, मतलब पानी का जब कमी हो जाता है ना, जितना डिमांड है उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम वाटर स्कैरसिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हाउस होल्ड एग्रीकल्चर को जितना ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब वही अनमीट वाटर नीड्स फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इकोनॉमिक कंपटीशन है, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, मतलब पानी जमीन का वो कम हो रहा है। करंटली 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन फेसेस, ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 2 बिलियन जो लोग हैं, है ना, वो अभी पानी का जो कमी है, वाटर स्कैसिटी, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको फेस कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 1 मंथ पर ईयर, मतलब साल में एक महीना ऐसा रहता है जब इनको पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत होने लग जाता है, ठीक है। मेजरिंग वाटर स्कैरसिटी, द फाल्कन मार्क इंडिकेटर और वाटर स्ट्रेस इंडेक्स इज़ वाइडली यूज्ड टू एक्सेस वाटर स्कैरसिटी। तो ये जो मीटर है ना, फाल्कन मार्क इंडिकेटर, और ये जो वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर है, ये एक्सेस करता है कि पानी का कितना कमी है, ठीक है। अगर बिलो 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा पर ईयर है तो इसको हम कहेंगे वाटर स्ट्रेस, है ना। अगर 1000 मीटर क्यूब से कम है तो वाटर स्कैरसिटी कहेंगे, और 5000 मीटर क्यूब से कम है तो एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। तो इंडिया जो है अभी करेंटली जो है वाटर स्ट्रेस में याले कंडीशन में है, मतलब हर एक आदमी के लिए औसतन सालाना 1700 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। अब ये जो है डिक्लाइन और होता जा रहा है धीरे धीरे, फिर वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कैरसिटी की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, किसी राज्य में ज़्यादा पानी खपत हो रहा है तो किसी राज्य में कम, तो ये चीज़ हो रहा है। वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया, द कॉजेस एंड स्ट्रेस फैक्टर लीडिंग टू वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। तो ये जो पानी का जो कमी हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, दूसरा है एग्रीकल्चर में 70% पानी वही कंज्यूम कर ले रहा है इरिगेशन में, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और जो एक्यूफर डिप्लीशन है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसका कमी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉल्यूशन हो जा रहा है क्योंकि अनट्रीटेड सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, सारा का सारा गंदा पानी मतलब नदी में छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन इंडिकेट्स इंडिया पॉपुलेशन में रिच 1.6 बिलियन बाई 2025, और ये प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है कि 2050 तक जो आबादी है 1.6 बिलियन हो जाएगा, और उस समय पे वाटर स्ट्रेस वाला जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंटेंसीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर स्कैरसिटी से प्रॉब्लम क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आजू बाजू वाले देश वाले लोग पानी नहीं देंगे, अपना रोक रोक के रखेंगे, जैसे कि हमारे बाजू वाला देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, तो इससे लड़ाई झगड़ा होने का, युद्ध होने का संभावना है। फिर हेल्थ इम्पैक्ट्स होगा, भाई जब पानी ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सा बात है जैसा भी पानी मिले उसको यूज़ करना चाहेंगे, तो क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा, तो गंदा पानी जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा करेगा, ठीक है ना। और हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा तो एजुकेशनली भी हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए कम हो जाएंगे, फूड शॉर्टेज होगा, अब जाहिर सी बात है पानी नहीं मिल रहा तो खेत में क्या डालोगे, ठीक। एनर्जी का शॉर्टेज होगा, जैसे कि जो क्या बोलते हैं
हाइड्रो पावर है वो कमी हो जाएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका समाधान क्या है वाटर स्कैरसिटी का? इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्लीनिंग, है ना। ये क्या होगा कि कार्बन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करके एक तरह से जो इंडस्ट्रीज से जो पानी निकल रहे हैं, है ना, क्लीनिंग एजेंट रिड्यूस वाटर कंजम्पशन इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक तरह से पानी जो है उसको साफ करने का काम करेगा, है ना। और थोड़ा सा जैसे इंडस्ट्री से जो भी पानी निकल रहा है उसको साफ करके उसका जो भी हो सके छोटे लेवल में कुछ उस पानी का इस्तेमाल कर सके, भले पीने के लिए ना करें लेकिन शायद खेती के लिए या कुछ और चीज़ के लिए। रियलिस्टिक प्राइजिंग वाटर टू रिफ्लेक्ट ट्रू कॉस्ट एनकरेज कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। मतलब अगर उसमें हम पैसा अगर लगाने लगे, चार्ज करने लगे, तब लोगों को एक तरह से उस पानी का रियल जो है अहमियत समझ में आएगा, तब वो पानी भी थोड़ा बचाने का क्या बोलते हैं काम करेंगे, ठीक है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों में एक तरह से बिहेवियरल चेंज लाना है तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कराओ, फैलाओ, मतलब उनको एजुकेट करें। वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरीगेशन, सोलर पावर्ड प्यूरीफायर्स एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, इन सब का इस्तेमाल करके एक तरह से वाटर कंजर्व किया जा सकता है। डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाया जा सकता है, एनर्जी इफिशिएंट एंड सोलर पावर प्लांट लगाएं, ठीक है, जिससे कोस्टल रीजन में जो है एक तरह से जो समुद्र का पानी है उसी को ही एक तरह से क्या बोलते हैं साफ करके लोगों तक बांटा जाए, तो फ्रेश वाटर जो सप्लाई होता रहेगा। इम्प्रूव्ड इरीगेशन प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम टू रिड्यूस वेस्ट वाटर, तो मतलब ये क्या बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम इसका इस्तेमाल करें ताकि पानी जो है उसका वेस्टेज कम से कम हो। कम्युनिटी गवर्नेंस, लोकलाइज्ड मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन एंश्योर सस्टेनेबल वाटर यूज़। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये है कि जो लोकल मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है, उनका एक पार्टिसिपेशन करे ताकि पानी का इस्तेमाल जो है सही ढंग से करे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस को रिपेयर करें, रिजर्वायर को रिपेयर करें, ट्रीटमेंट प्लांट टू रिड्यूस लॉस एंड इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है, ताकि वो प्लांट जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है उसको भी अच्छे से मेंटेनेंस करे, रिपेयर करे, ताकि जो पानी हमें मिल रहा है उसमें जो लॉस हो रहा है एनर्जी का या वाटर का वो कम हो। पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ STPs, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एंड बायोरिमेडिएशन टेक्निक्स, इन सब का इस्तेमाल करें ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सस्टेनेबल एक्वीफर मैनेजमेंट, तो इन सब चीज़ों में R&D करें कि कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाने का क्या क्या काम किया जा सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में और क्या क्या नया जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन सब चीज़ में R&D होना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू मैनेज वाटर स्कैरसिटी, सरकार जो है इसमें क्या काम कर रही है वो चीज़ है। तो जैसे सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है जल शक्ति अभियान, इसमें क्या किया जा रहा है कि फोकस किया जा रहा है वाटर को कंजर्व करने का, है ना, खासकर उन जिलों में जहाँ पे पानी का कमी है, ठीक है। और इसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है कि आइए और इस अभियान में जुड़िए, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसका एम है कि हर खेत को पानी एंड मोर क्रॉप पर ड्रॉप, एनहेंसिंग इरिगेशन इफिशिएंसी, मतलब खेती बाड़ी में इफिशिएंट तरीके से पानी का इस्तेमाल हो, मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट ज़्यादा हो और पैदावार कम हो, ऐसा नहीं, मतलब पानी इफिशिएंट तरीके से यूज़ हो एग्रीकल्चर में। नेशनल वाटर मिशन, इसका जो मेन एम है कि कंजर्वेशन को प्रमोट करना, वाटर के इफिशिएंट उसका इस्तेमाल करना, इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना, टारगेट 20% इंप्रूवमेंट इन वाटर यूज इफिशिएंसी। अटल भूजल योजना, एनकरेज सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विथ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जल जीवन मिशन, इसका फंक्शन है कि हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब लोगों तक 2024 तक ऑल रूरल हाउस होल्ड्स में नल का सुविधा देना। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, एनहेंस रूरल वाटर सप्लाई कवरेज एंड क्वालिटी, ठीक है, मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे पानी का सप्लाई जो है अच्छे से हो, क्वालिटी वाला हो। जल क्रांति अभियान, इसका एम है कि एम टू ट्रांसफर वाटर स्कैर्स विलेज इनटू वाटर सरप्लस विलेज थ्रू इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब ऐसे गांव जहाँ पे पानी का कमी है उन गांवों को ट्रांसफॉर्म करना है वाटर सरप्लस विलेज में, है ना, कैसे वहाँ पे पानी का कंजर्वेशन जो है उसको करने का काम करना, उसको मैनेजमेंट करने का काम करना, है ना, जो भी हो सके कि कोई भी जो भी टेक्निक है, जो भी तरीके हैं वाटर को कंजर्व करने का, उसको मैनेजमेंट करने का, ताकि वो गांव जो है ना जहाँ पे पानी कमी है वहाँ पे सरप्लस हो जाए।
तो ये जो सारे अभियान है, इनिशिएटिव है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा पानी के स्कैर्सिटी को मैनेज करने के लिए लिए गए हैं। सस्टेनेबल अप्रोच फॉर वाटर रिसोर्स ऑगमेंटेशन, तो सस्टेनेबल तरीका क्या है? एनहेंस वाटर अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, इंक्रीज ग्रीन कवर, मतलब वही है पेड़ उगाओ, ठीक है, और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो। वाटर क्वालिटी इंप्रूविंग, एनफोर्स रेगुलेशन, मतलब सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन लाए, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, है ना। बायो रेमेडिएशन का जो टेक्निक है उसको अपनाए। रिड्यूसिंग वाटर रिलेटेड रिस्क, इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है। मिहिर शाह कमेटी रिकमेंडेशन, तो मिहिर शाह ने, ये जो कमेटी है, इसने कौन सा रिकमेंडेशन दिया था? तो इन्होंने रिकमेंड दिया था कि सेंट्रल वाटर कमीशन का रिस्ट्रक्चरिंग करे एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इनटू नेशनल वाटर कमीशन एज एन इंडियन एपेक्स बॉडी फॉर ए वाटर पॉलिसी, डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, है ना। तो मतलब ये जो बॉडी है इसका क्रिएशन का जो सलाह है मिहिर शाह कमेटी ने रिकमेंड किया था, ताकि जो पानी है उसको कैसे बचाया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, वो चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो CWC बॉडी है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, तो ये सब किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये सब चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडियन स्टेट, वाटर इज एसेंशियल रिसोर्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, एग्रीकल्चर इंडिया डिस्पाइट बीइंग एंडोड विद abundant वाटर रिसोर्स फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंसान को पानी का बहुत ज़रूरत है, पानी का जो रिसोर्स है उसको और एबंडेंट करने के लिए इंडिया को काम करना होगा, ठीक है। कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना, जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना, उसको कंजर्व करना, ठीक है। तो उन सब प्रॉब्लम से लड़ना है, उसके लिए कई सारे राज्यों ने भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मॉडर्न गवर्नेंस मैकेनिज्म, ये सब लाए हैं ताकि जो वाटर रिसोर्सेज है उनको मैनेज किया जा सके, ठीक है। वाटर रिसोर्स स्टेट लेवल वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव, अब राज्यों द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको जान लेते हैं। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान लाया गया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है कि जैसे कि राजस्थान जो है वन ऑफ द ड्राइस्ट स्टेट है इंडिया का, है ना, तो वहाँ पे ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना लाया गया है ताकि वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन, वाटर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहाँ रूरल एरिया में किया जा सके, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है कि चेक डैम्स बनाया जाए, पॉन्ड्स बनाया जाए इस स्कीम के तहत, ठीक है, ताकि पानी को बचाया जा सके, पानी को और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सके। महाराष्ट्र में है जल युक्त शिविर अभियान, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका एम है कि 5000 गांवों तक फ्री वाटर सप्लाई मिला है, मतलब फ्री विलेज 5000 विलेज फ्री ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एवरी ईयर, मतलब हर साल लगभग 5000 गांवों को, है ना, जो कि जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है उनको ये वाटर स्कैर्सिटी से फ्री किया जाए इस अभियान के तहत, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या बनाया जा रहा है, जैसे कि चेक डैम्स, टैंक्स बनाए जा रहे हैं, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जा रहा है, सेम वही सारे टेक्निक है, ठीक है। बस ये अभियान का नाम याद रख लीजिए, बाकी वही सारे टेक्निक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉन्ड्स बनाना, इरिगेशन को और अच्छा से अच्छा सस्टेनेबल तरीके से पानी का इस्तेमाल करके इरिगेशन करना, ये सब चीज़। तेलंगाना में है मिशन काकतीय, वो भी यही है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को क्या बोलते हैं, एक तरह से उनका जो जीवन यापन है, उनका लाइवलीहुड है उसको बढ़ाना, है ना, जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, जैसे कि वही टैंक्स बनाना, इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन मैनेजमेंट, तो वही सब चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज, तो अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है रिसीव कर रहा है लगभग 1170 मिलीमीटर का पानी हर साल होता है, ठीक है। तो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा हो जाता है ना, ये जो बारिश है या स्नोफॉल है उसके जरिए दोनों से, है ना। तो वाटर सरप्लस जो स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, जहाँ पे पानी बहुत है, ठीक है। तो कई सारे राज्य हैं जहाँ पे पानी कम है और ये वाटर सरप्लस स्टेट है। वैसे वाटर स्केर्स स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट हो गया। ग्राउंड वाटर जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज नाउ अवेलेबल एट डेप्थ ऑफ नियरली 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 मीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है तब जाके पानी मिलता है, ये हाल है नॉर्थ वेस्ट इंडिया तरफ साइड में, ठीक है।
जो कि एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पानी का जो है निकासी हो गया है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्यूफर है, मतलब जहाँ पे ज़मीन के अंदर में पानी रहता है ना, उसको एक्यूफर बोलते हैं, तो वहाँ जो एक्यूफर लेवल है वो घट गया है, लेवल जो है डिक्लाइन हो गया है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ वाटर फॉर वाटर गवर्नेंस, ठीक है, तो ये क्या क्या जो है वाटर गवर्नेंस के लिए जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। तो पहला है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन। CWC इज़ अ इंडियन प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वही है एक तरह से वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड जो भी स्कीम है उसको इनिशिएटिंग करना है ना, चालू करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, विथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन, ड्रिंकिंग, तो ये सारा चीज़ मैनेज कर रहे हैं। इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाना। नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, है ना, ये एक और इंस्टीट्यूशन है ना, ये इसका काम क्या है, इफिशिएंट वाटर यूज मैनेजमेंट को एंकरेज करना, ठीक। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, तो ये क्या है ना, इसमें क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े नदियाँ हैं है ना, जिसपे पानी जाता है और वो पानी सीधा बह के सीधा समुद्र में मिल जाता है, तो जो दो बड़े बड़े नदियाँ हैं उनको जोड़ के जो पानी है उसको किसी दूसरे एरिया में, ऐसे रीजन जहाँ पे पानी का कमी है वहाँ ले जाया जाए, तो यही है सब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। जैसे कि केन बेतवा लिंक जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है ना, दमन गंगा पिंजल लिंक महाराष्ट्र एंड गुजरात में है, पार टापी नर्मदा लिंक महाराष्ट्र एंड गुजरात, गोदावरी कावेरी लिंक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आर्गुमेंट इन फेवर, ठीक है, तो इसमें ये जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो हो रहा है इसके फेवर में क्या कहा जाता है कि इससे ये होगा कि जब रिवर लिंक होगा तो अच्छे से यूज़ होगा, ऑप्टिमल यूज़ होगा पानी का। ऐसा नहीं कि सीधा पानी गिरा नदी में, सीधा नदी का पानी जो है सीधा कहाँ चला गया, समुद्र में चला गया, तो वैसा नहीं होगा, है ना। और इसके जरिए इंटरलिंकिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे वो पानी का जो कमी है कहीं जगह पे, है ना, या इरिगेशन का जो है कमी है, तो मतलब इरिगेशन के लिए जो पानी का कमी है या फिर नॉर्मली जो पानी ही नहीं है ना, आम यूज़ के लिए, तो उस जगह में भी हम पानी पहुंचा सकेंगे इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट के जरिए, है ना। साथ ही साथ हम पावर जनरेशन भी और बढ़ा सकेंगे, है ना, मतलब अगर मान के चलिए दूसरे जगह से अगर पानी बहा रहे हैं, कैनाल बना दिए, जोड़ दिए दो नदियों को, तो जो पानी बहेगा उसमें पावर जनरेशन भी एक्स्ट्रा कर सकेंगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे कि कल को जैसे मान के चलिए बाढ़ आ गया ज़्यादा, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो इन्हीं जो जगहों हैं उनमें अब हम क्या है एक तरह से बहा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या है, आर्टिफिशियली अल्टर रिवर कोर्स, मतलब ये है कि जो नदी जैसा बह रहा है उसको वैसे ही बहने दो, उसका रास्ता वास्ता चेंज करने का कोशिश मत करो, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ड्राई लैंड एरिया है वो इफेक्ट पड़ जाएगा, कहीं वहाँ बाढ़ ना आ जाए या फिर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, ठीक है। जो नेचुरल जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, ये कह रहे हैं, है ना। नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होगा, ठीक है। जो मानसून पैटर्न है उसका डिसरप्शन हो जाएगा, शोर लाइन जो है वो इरोड हो जाएगा, ठीक है। रेसेस फेडरल डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट, अब भाई दो राज्यों के बीच में जब पानी का जो बंटवारा होगा उसमें परेशानी होगा, उसमें एक तरह से डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे पानी, लिंक तो कर दिए चलिए दो नदियों को, लेकिन लिंक जो हुआ है दो राज्यों के बीच में, तो पता चला एक जन पानी नहीं छोड़ रहा है दूसरा दे नहीं रहा, ऐसा हो गया। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये लाया गया, ये कब लाया गया था, 2010 में वर्ल्ड बैंक की मदद से। इसका मेन काम था कि डैम को फिर से मतलब उसका रिहेबिलिट करना, उसके स्ट्रक्चर को और अच्छा मजबूत बनाना, ठीक है, ताकि फ्लड कंट्रोल को एनहेंस किया जा सके, इरिगेशन जो है उसको एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके और वाटर सिक्योरिटी को भी और मजबूत किया जा सके। द प्रोजेक्ट वॉज शेड्यूल्ड फॉर कंप्लीशन इन 2020 एंड कंटिन्यूज टू सपोर्ट वाटर शॉर्टेज एंड सेफली इम्प्रूव, तो ये अभी तक चल ही रहा था 2020 तक भी, ठीक है, और कंटिन्यू ये काम कर ही रहा था ताकि वाटर शॉर्टेज जो है वो ना हो, ठीक। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड एक्सट्रैक्शन रूल, इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं कि भाई कौन मतलब ग्राउंड वाटर को आप कब निकाल सकते हैं पानी या कब नहीं निकालना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या क्या नियम है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर ग्लोबली अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ ग्लोबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इंडिया में जो है ना ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये कह रहे हैं। 90% जो पानी है एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाता है, मतलब जितना भी ग्राउंड वाटर से हम पानी निकालते हैं ना उसमें से 90% पानी जो हम एग्रीकल्चर में लगा देते हैं। 10% जो पानी होता है वो खुद के खाने पीने के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ कंट्रीब्यूट टू ओनली 5% ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है।
तो 5% ही है जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो कि 1997 में बनाया गया था अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ताकि रेगुलेट किया जा सके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस कि भाई कितना पानी निकालना है, कितना बोर खोद सकते हैं, कितना दूरी में एक बोर से दूसरे बोर के बीच में वो सब रहना चाहिए, जो भी नियम है वो सारा चीज़ इसी दौरान जो है बनाया गया था नियम को, ठीक है। challenges in water resource governance, lack of credible water information and comprehensive data, presence of multiple institutions with overlapping mandates, unsustainable extraction of depletion of aquifer। तो ये जो सारे जो काम है ना, जो चीज़ मैंने अभी सिंपली बताया कि भाई अननेसेसरी गड्ढा खोद के पानी निकालना या बेकार के कामों के लिए आपने बहुत पानी निकाल रहे हो, ठीक है, और एक तरह से वहाँ पे ऐसा टाइप का आप खेती कर रहे हो जो कि उस जगह के लायक नहीं है ना, जैसे कि इंक्रीजिंग वाटर फुटप्रिंट ड्यू टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि पानी जो ज़मीन से निकाल रहे हैं ना, उसको कितना निकालना है, कब निकालना है, कितना दूरी में बोर होना चाहिए, है ना, क्या उस जगह में उस पानी का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या मतलब अगर वहाँ पे पानी का कमी है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोल दिए, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए नियम बनाया गया था। तो यही सारा चीज़ वो कह रहे हैं ना। नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम बाय CGWB एड्रेसेस दिस चैलेंजेस बाय मैपिंग एक्यूफर। तो ये एक बॉडी है जो यही सब चीज़ को एक तरह से मैनेज करता है, ठीक है, कि कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे पानी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एक्यूफर में पानी कम है तो भाई वहाँ पे थोड़ा बोर कम खोदो, है ना, ये सारा चीज़। Day zero instances in India. Day zero refers to the situation when tap in the region run dry due to prolonged drought or excessive extraction। मतलब डे जीरो का मतलब ये होता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाना कि नल में भी पानी ना आना, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, तो इसे हम कहते हैं डे जीरो। ग्लोबल जो एग्जांपल है जैसे कि कैप टाउन हो गया, साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कंटिन्यू काउंट डाउन ड्यू टू अ 3 year ड्रॉट, ठीक है, तो ये हुआ वहाँ पे। साओ पोलो ब्राज़ील 2015 में क्या हुआ कि डेली जो है 12 घंटे के लिए वाटर सप्लाई कट ऑफ कर दिया गया। बार्सिलोना स्पेन 2008 में वाटर जो है फ्रांस से लाया गया था पानी को, ठीक है। इन इंडिया सिटीज़ लाइक शिमला, उडुपी एंड मंगलुरु आर एट रिस्क ऑफ सिमिलर केसेस। अभी जैसे शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला में जो उडुपी और मंगलुरु में हुआ कि पानी का वहाँ पे कमी आ गया, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है, यही सब इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं डे जीरो इंस्टेंसेस, ठीक है, कि भाई पानी का एकदम हाहाकार मच जाना, ठीक है, पानी का एकदम से कमी हो जाना। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफर्स वैल्यूएबल लेसन फॉर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम अपने ट्रेडिशन से सीख सकते हैं पुराने ज़माने में कैसे पानी को कंजर्व किया जाता था, वाटर मैनेजमेंट किया जाता था, जैसे कि बिल्डिंग वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि स्टेप वॉल बनाया जाए। एग्जांपल जो रानी की वाव, पाटन, वहाँ पे पॉन्ड है, टैंक है, जहाँ पे पानी को एक तरह से इकट्ठा करते थे, जो बारिश का पानी है ना, और बाकी जब गर्मी का समय आता था तो वो पानी उसमें रह रहता था और उस समय उसको यूज़ करते थे। तो ये एक हो गया बिल्डिंग वाटर स्ट्रक्चर। मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ लोकल वाटर बॉडीज़, कल्चरल परफॉर्मेंस, जैसे सॉन्ग डांस करके लोगों को एक तरह से वैल्यू बता रहे हैं, जैसे गंगा गीत हो गया, भावाही, जल यात्रा, जल यज्ञ सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो पानी है उसका अहमियत लोग समझ सके, ठीक है। ट्राइबल और रिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि कहाँ कहाँ पे होता है, जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटी मैनेज्ड इरिगेशन कैनाल बनाए गए हैं। स्पीटी वैली खुल्स कैनाल ग्लेशियल वाटर टू विलेज विथ रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये किया जाता है ट्राइबल एरिया में, खासकर ये जो स्पीति वैली है वहाँ पे, है ना, कि मतलब जो बर्फ़ का पानी है वो पिघल रहा है तो उसको एक तरह से रेगुलेट किया जाता है कि बराबर गांव में सभी लोगों को बांटा जाए। थार डेजर्ट राजस्थान में जैसे कि रिचुअल्स किया जाता है लाइक लसीपा एंड कम्युनिटी डिसिल्टिंग मेंटेन वाटर स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल कंजर्वेशन सिस्टम, देयर आर मेनी ट्रेडिशनल कंजर्वेशन सिस्टम फॉर कंजर्विंग वाटर। तो ऐसे कई सारे पानी को बचाने के सिस्टम बनाए गए, है ना, पुराने समय के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, इनको अगर आप याद रख सको तो याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 आपको एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि ये फाड सिस्टम है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के टापी बेसिन में, है ना। तो इसका मेन ये जो सिस्टम है इसका क्या होता है कि कम्युनिटी मैनेज करते हैं इरिगेशन को और चेक डैम्स एंड कैनाल को, ठीक है। मतलब जो भी डैम्स हैं वहाँ पे एक तरह से चेक डैम्स बना दिए जाते हैं, कैनाल्स बना लिए जाते हैं ताकि उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके इरिगेशन के लिए। तो इसे फाड़ सिस्टम कहते हैं। जिंक जो है लद्दाख में किया जाता है, यहाँ पे क्या स्मॉल टैंक्स बनाए जाते हैं ताकि उसमें इकट्ठा किया जा सके ग्लेशियर का जो
पिघला हुआ पानी है उसको। तो इस तरीके से आप ये बहुत सारे नाम हैं, इनको याद रख सकते हैं, इनको याद रख लीजिएगा। क्या है एग्ज़ाम में आ सकता है कि भाई ये जैसे कि पनम केनी, ये क्या चीज़ें बोल दी है ना। तो एग्जाम्पल में पूछ दिया कि हाँ ये एक पानी वाटर हार्वेस्टिंग एक सिस्टम है, या पानी को बचाने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आप सब याद रख लीजिए अगर याद रख सके तो, ठीक है। बाकी मैंने तो याद नहीं रखा था। दिस सिस्टम कंबाइंस ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, तो ये सब सिस्टम जो है एक तरह से ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग है लोगों का, और पुराने लोगों का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इकोलॉजिकल नॉलेज है, ठीक है। मॉडर्न इंटीग्रेशन विथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पुराने जो पद्धति है उनके साथ में जो हम अभी के जो नया टेक्नोलॉजी उनका भी इस्तेमाल करके, दोनों को ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके हम पानी को बचा सकते हैं। इम्प्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, इंक्रीज कम्युनिटी ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन। तो मतलब यही है पानी बचाने का तरीका कि भाई सॉइल इरोजन को रोके, फ्लडिंग को रोके, ठीक है। जो कम्युनिटी ओनरशिप है उसको बढ़ाएं, पार्टिसिपेशन लोगों का कम्युनिटी का बढ़ाएं, ठीक है। कल्चरल जो हेरिटेज है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। तो यही सारा चीज़ कहा जा रहा है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट वीडियो। तो इस वीडियो में एक चीज़ और बोलना था कि ये जो है ना, ये चैप्टर है, खासकर ये जो ज्योग्राफी यूपीएससी ऑप्शनल जो है पेपर 2, ये सारा का सारा ना बहुत वास्ट है, कठिन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको पढ़ने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ज़्यादा ना आप ना किसी भी डेटा को याद मत रखिएगा, है ना, उसको याद रखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऊपरी तौर पे बस एक अंदाज़ा होना चाहिए कि अच्छा पानी का कमी है तो कैसे पानी का कमी हो रहा है, उसको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी स्कीम निकाली है, कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रही है, ठीक है। तो बस इतना भी अगर आप याद रख लिए ना तो आप आराम से बहुत पॉइंट आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।